मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज जो ये चैप्टर है, चैप्टर 1 राख की रस्सी, इस चैप्टर को हम करेंगे, इस पाठ को हम करेंगे जो कि आपकी 5वीं कक्षा की हिंदी की किताब है रिमझिम, उसका पहला अध्याय है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। उससे पहले ज़रूरी बात, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो और उन बच्चों के लिए थैंक यू जो ये चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो अब वो क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, राख की रस्सी। राख तो बच्चों आप जानते ही होंगे ना, राख क्या होता है। जब हम कोई पेपर जलाते हैं या रस्सी मान लिए, रस्सी जला दिया या पेपर जला दिया या पत्ते जला दिए, लकड़ी जला दी, उपले जला दिए, तो उससे क्या बनती है? राख बनती है। तो आज जो ये चैप्टर है आपका, ये है राख की रस्सी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते। लौनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोन गोवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हाजिर जवाबी क्या होता है बच्चों? हाजिर जवाबी होता है जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए या कोई बात की जाए तो आप उसका जो उत्तर है बिना किसी देरी के सटीक उत्तर दें। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। मतलब उनका बेटा बड़ा हो रहा था और उन्हें चिंता हो रही थी। उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। छूकर भी नहीं गई थी से मतलब है बच्चों कि वो बच्चा बहुत ही सीधा साधा था, उसमें कोई भी चालाकी नहीं थी। लौनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लौनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। जौ क्या होता है? जौ के बोरों के साथ। जौ एक दाना होता है अनाज का, जिस तरीके से गेहूँ होता है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। उसने कहा कि 100 भेड़ें ले जाओ और ना ही इन्हें मारना, ठीक है, और ना ही इन्हें बेचना। आपको क्या करना है, इनको ऐसा काम करना है इन भेड़ों के साथ कि आपको इसके बदले में क्या लाना है? 100 जौ के बोरे लाने हैं और भेड़ें भी वापस लानी हैं, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना किया मतलब भेज दिया। लौनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब उसको कोई यही नहीं आ रहा था आइडिया कि वो क्या करे। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लौनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। किसने कहा? लड़की ने। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। देखो ये रही भेड़ें, ठीक है। जो रुपए मिले उनसे जौ के बोरे कितने खरीदे? 100। उसे घर वापस भेज दिया और लौनपो गार का जो बेटा था उसके साथ वो 100 बोरे जो थे वो भेज दिए। लौनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया था। तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। मतलब उसने कहा, लौनपो गार ने अपने बेटे से, कि तुमने भेड़ के बाल उतार कर जो थे बेच दिए और उसके बदले क्या लाए? 100 जौ के बोरे। लेकिन वो मुझे काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब आप क्या करो, फिर से भेड़ों को ले जाओ और क्या करना है, 100 बोरे दोबारा लेकर आओ। एक बार फिर निराश
लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के बोरों के मेरे पिता मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। किसकी रस्सी बनाकर दे? राख की। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। मतलब जिस तरीके से लोनपो गार ने अपने बेटे को बोला था कि उस लड़की से कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे, तो ऐसा ही वाक्य जाकर के क्या करा लोनपो गार के बेटे ने? लड़की को सुना दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गई। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि वो तो राख बन चुकी थी। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ये देखो, ये है लोनपो गार का बेटा और ये वो लड़की जो लोनपो गार के बेटे की मदद करती थी। ठीक है, तो अब देखो, अब है इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है, ये 1 और ये 2, ये इसके 3 क्वेश्चन हैं। इसके 2 क्वेश्चन हैं कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अब हम इनके जो आंसर हैं उनको करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। प्रश्न का तुम्हारे विचार से वे किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? तो उसका उत्तर है बच्चों ये, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, मतलब कोई बेवकूफ़ ना बना दे। कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो न दे, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो जीवन है भोलेपन के कारण बिल्कुल बर्बाद हो जाए। अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा? कहीं कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार ना हो, आदि आदि। अगला है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? तो इसका उत्तर है, मैं रोज़ उसको अपने पास बैठाकर दुनियादारी समझाती, उसे पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती, उसकी परीक्षा लेती, जिससे कि वो क्या होता, वो थोड़ा सा चालाक होता। अगला क्वेश्चन है शहर की तरफ। प्रश्न 1, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। ठीक है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? तो इसका उत्तर है ये, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। अगला क्वेश्चन, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा था? तो इसका उत्तर है, शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में भेजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करो कि दूसरी जगह जाकर बस गया हो। मतलब जैसे कुछ लोग गांव से रहते हैं और बाद में शहर में आ जाते हैं बसने के लिए, और कई बार ऐसा होता है एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में भी चले जाते हैं।
उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी थी। तो आप इसका आंसर जो है ना वो क्या करेंगे, स्वयं करेंगे। ठीक, मतलब पूछो किसी से, या अपने घर में अपने दादाजी से, पिताजी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम बताओ। तो चलो पता करते हैं अनाजों के नाम। तो अनाजों के नाम हैं गेहूँ, जौ, मक्का, धान, बाजरा, ज्वार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। मतलब आपको क्या करना है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक इन दो संज्ञाओं में आपको क्या करना है, ये जो वर्ड दे रखे हैं इनका वर्गीकरण करना है। तो लेह, ठीक है, धातु, शेरवानी, भोजन, वेशभूषा, शहर, खिचड़ी और तांबा। ठीक, तो चलो ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखनी है। लिखो, उत्तर है का जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ले, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी। ले और शेरवानी, तांबा और खिचड़ी। बाकी क्या बची, जातिवाचक संज्ञा, धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। ठीक है। अगला है खा। ठीक है, शहर कौन सा, कोलकाता, पटना, चेन्नई, ये 3-3 उदाहरण हैं। वेशभूषा का कमीज, टाई, सलवार। धातु का लोहा, सोना, चांदी। भोजन का चावल, दाल, रोटी। तुम शेर में सवा शेर। प्रश्न 1, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। था ना सचमुच नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो। उसे एक कागज़ पर लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके जाओ, उस डिब्बे में से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए हों वो तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। मतलब आपने किसी बच्चे को कोई एक्टिविटी दी। मान लो आपने किसी बच्चे को कहा कि बर्फ़ का पत्थर लाओ, एक छोटी सी एक्टिविटी है। तो अब जो बच्चे हैं, मान लो जो चिट जिसकी निकली है वो ये क्वेश्चन आया, तो आप क्या करेंगे, कोई भी बच्चा जाएगा तो उसके लिए एक आइडिया निकालेगा कि जो बर्फ़ को जमाएगा, पानी को जमाएगा और बर्फ़ हाथ पर रख के ले आएगा, तो वो हो जाएगा पानी का पत्थर। ठीक है। अब देखो, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। मंत्री को यह बात ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिल सके। ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। उत्तर है, भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाई होगी और ऊन से गर्म कपड़े जैसे शॉल, और भेड़ों के सींग से उन्होंने सजावट की कई चीज़ें बनाई होंगी। अगला क्वेश्चन है, बात को कहने के लिए मतलब कहने के तरीके। तो पहला प्रश्न है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकती हो? चैन से जिंदगी चल रही थी, तो इसका उत्तर होगा शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। अगला है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, तो इसका उत्तर है वह बिल्कुल होशियार नहीं था। ठीक है। गा देखो, मैं इसका हल निकाल देती हूँ।
तो उत्तर है, मैं इसका उपाय बताती हूँ। घा, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। अगला क्वेश्चन है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? उत्तर है, होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में, अच्छे अर्थ में होता है, इसका मतलब है समझदार। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में है, खराब या बुरे अर्थ में होता है, इसका मतलब है चतुर। भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है, इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख है, वह जानकर और पढ़ा लिखा है किंतु हृदय से सीधा है। बुद्ध शब्द का अर्थ है मूर्ख, बुद्धू होगा बच्चों ये। बुद्धू शब्द का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ़। खा क्वेश्चन देखिए, लड़की बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अपने लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान क्यों, ठीक है, तो इसका आंसर था। अगला देखो, नाम दो। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को नाम दो। कोई नाम दो। नाइमा, डावा, मिगमार, लाकपा, नूखुदू, दोरजे, ये क्या है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम नहीं हैं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चों को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों के नाम हो सकते हैं। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत के बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दौलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? तो उत्तर में आप लिखेंगे, बेटे का नाम लिखेंगे मिगमार, लड़की का नाम लिखेंगे डाबा। ठीक है, और आप बेटे का नाम नाइमा भी रख सकते हैं। आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे नाम आप इनमें से छांट कर लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये जो था चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और उनको नोट करेंगे।